नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे। आज की हमारी खास चर्चा बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस चर्चा पे भी जब चर्चा चली थी तो काफी लंबा समय बीत गया था। जी हाँ, सीधे तौर पे मैं बात कर रही हूँ आज मानसून सत्र 2025 के बारे में। जी हाँ, जहां पर लंबी चर्चा हुई है और संसद में, और हर साल आपको हमारे दर्शकों को बता देना चाहेंगे जो इस पूरे मैटर के बारे में नहीं जानते हैं, संसद में हर साल 3 सत्रों में ये काम करती है, जिसमें हमारे दर्शकों को बता दें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इनमें से मानसून सत्र जो है आमतौर पर जुलाई अगस्त में होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, पर जो नहीं जानते उनके लिए आज की इन्फॉर्मेशन है। आज की चर्चा जो है वो खास होने वाली है। इसमें सरकार अपने अहम विधेयक यानी बिल्स को पेश करती है, विपक्ष सवाल उठाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस होती है। मानसून सत्र 2025 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चला है, जिसमें कुल 21 बैठकें हुई है और काफी सारी जो बड़ी चर्चा हुई है। चर्चा क्या हुई है आज की हमारे खास गेस्ट के द्वारा हम आपको बताएंगे। काफी सारे हंगामे हुए हैं, टकराव हुए हैं, उसके बावजूद भी हम आपको बता दें कुछ जो अहम बिल्स हैं वो पास हुए हैं। और उसमें एक पॉइंट हम आपको बता देना चाहेंगे, एसआईआर जो बिल है वो प्रमुख मुद्दा रहा है। और आज हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सबसे पहले तो। थैंक यू रितिका, थैंक यू वेरी मच। सर, आप बहुत बड़ा मुद्दा कह सकते हैं संसद में ये जो उठा है, काफी सारी, जैसे मैंने कहा, इस चर्चा पे भी काफी चर्चाएं हुई है, बड़ा लंबा समय खिंचा है। सर, एसआईआर पे आज मैं सीधे तौर पे आपसे बात करना चाहूंगी। वाकई अगर मैं आपसे जानूं तो वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम है, या फिर ये कहें कि आम नागरिकों की निजात और स्वतंत्रता पर खतरा भी बन सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है। रितिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का जो सेशन है, बिकॉज 100% मानसून सत्र जो है बड़ा धमाकेदार और हंगामेदार रहा। नॉर्मली मानसून सत्र में 16 बिल जो है इस बार प्रेजेंट होने थे और उसमें से 15 पास हुए। लेकिन बात पास होने की बिल की और वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मानसून सत्र की शुरुआती में ही 21 को जो है, अगर मैं कहूं कि 21 जुलाई को जब जो है वो पहला दिन था, उसी दिन शाम को राष्ट्रपति धनखड़ साहब जो 4 बजे तक 3 बजे तक तो जो है बिल्कुल मीटिंग को कंडक्ट कर रहे थे, और उसके साथ ही उनका अचानक फैसला हुआ और उन्होंने राष्ट्रपति को जाकर के अपना इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, बहुत बड़ा। तो ये एक सब लोगों के लिए आश्चर्यजनक घटना थी कि क्या हुआ कि जो आदमी सुबह तक ठीक था, अचानक उसकी जो सेहत को लेकर के जो है उन्होंने एक अपना जो है वो रखा और उसके साथ ही उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो धमाकेदार शुरुआत का तो यहीं से शुभारंभ हो गया था। उसके बाद जो चर्चा चलनी थी वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, जैसा बहुत टाइम से विपक्ष पिछले 3 महीने से कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सी जानकारी वो सरकार से चाहता है और सरकार इसके बारे में खुद जवाब दे, और खासकर प्रधानमंत्री जवाब दें। इस ऑपरेशन सिंदूर की जो है डिसीजन को लेकर के कब चर्चा होगी, कितने घंटे होगी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद रहा, एसआईआर को लेकर के संसद का राज्यसभा का ना चलना, लोकसभा और राज्यसभा का ना चलना, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और इसके बाद में जो लास्ट के 2 दिनों में जो काम हुआ, जिसमें संविधान के 130वें संशोधन की जो तैयारी थी उस पे लेकर के बहुत गहमा गहमी हुई और इवन बिल को प्रत्यात्मक रूप में फाड़ा गया। तो ये एक अपने आप में जो है वो वापस एक ऐसी घटना हुई जो कि संसदीय इतिहास में अलग तरह की घटनाओं में काउंट होगी। एसआईआर के बारे में में अब आपने बात शुरू की है तो मैं बात को शुरुआत से शुरू करता हूं कि इस चर्चाओं में, इस तरह के सेशन के अंदर जो आपने एसआईआर की बात की, उससे बिल्कुल मैं उसी बारे में आना चाह रही थी। मैंने आपको कहा कि हाँ जी मैडम। जी सर, मैं उसी बारे में आपसे चाह रही थी कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये एक छेड़छाड़ हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात रही इस सेशन में वो ये रही कि एसआईआर जो है, जो बिहार में जो है वो इंटेंसिव रिवीजन की बात चल रही है, लगातार चल रही है, उसमें कोर्ट में भी जो है वो प्रेजेंटेशन चल रही है और साथ साथ में जो एसआईआर की गतिविधियां भी लगातार चल रही है। क्योंकि जो इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन दी गई थी कि एसआईआर को रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंजूर नहीं किया। इवन उसके बाद लगातार जो है वो दलीलें सुनी जा रही हैं राजनीतिक पार्टियों की भी और साथ साथ में जो है वो निर्वाचन आयोग की भी। तो ये एक पक्ष हुआ कि एसआईआर पे लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो है वो भाषा सुनी जा रही है उनकी परिवार में, और साथ साथ में ये भी हुआ कि एसआईआर के लिए निर्वाचन आयोग जो है वो अपना काम लगातार जारी रखे हुए है। अब मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईआर को लेकर के जो विपक्ष ने जिस हिसाब से संसद को
वो संसदीय इतिहास में एक बहुत बड़ा जो है वो आवर्स वेस्ट हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपन संसद की टोटल कार्रवाई को देखें तो 120 घंटे इनका शेड्यूल्ड वर्क था, उसमें से सिर्फ जो है वो 36 घंटे संसद ने काम किया, लोकसभा ने काम किया। आप यो मान लीजिए कि उसमें से 18 घंटे तो ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में थे और बाकी के 18 घंटे, आप 16 घंटे मान लीजिए जिसमें बाकी का संसदीय काम चला। इसी तरह से अगर अपन प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सिर्फ 31% प्रोडक्टिविटी जो है वो संसद में लोकसभा की आई। मैडम ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतने एसआईआर के मुद्दे को लेकर के सभी पार्टियों ने जिस हिसाब से संसद में हंगामा किया, जिस हिसाब से संसद में उन लोगों ने संसद को नहीं चलने दिया, इवन ऑपरेशन सिंदूर में 18 घंटे की लंबी चर्चा का गृह मंत्री ने पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया और उस जवाब में उन्होंने जो एक एक पॉइंट को किस तरह से विस्तारक रूप में बताया कि किस तरह से जो है पाकिस्तान ने उनको अप्रोच किया और किस तरह से जो है वो इसमें जो किसी भी तीसरी शक्ति का कोई हाथ नहीं था। इस तीसरी शक्ति के हाथ को लेकर के जो विपक्षी दल थे बड़े स्पष्ट रूप से चाहते थे कि वो ये देश में जो मंत्री हैं वो बयान दें कि तीसरी शक्ति जो है झूठ बोल रही है। इस बात को लेकर के भी काफी लंबी चर्चा चली, लेकिन जहां पर भी जो है विदेश नीति के बारे में कोई बात होती है तो इस तरह के स्टेटमेंट संसद में देना बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं लगता और इसी कारण से बिना किसी को नाम लिए हुए संसद में प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा कि इस तरह का जो मध्यस्थता का प्रस्ताव आया था या कोई कंट्री कह रहा है कि मध्यस्थता उसने कराई, वो सच नहीं है। हमने किसी भी तीसरे कंट्री को अपने इंटरनल मामलों में मध्यस्थता का अधिकार नहीं दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस हिसाब से हमारे पायलट्स का वीरता का पराक्रम था या जिस हिसाब से हमारे जो सैन्य उपकरण काम किए, जिस हिसाब से हमने पाकिस्तान को देश में घुस करके मारा, उसके बारे में एक पार्लियामेंट नहीं प्लीज जारी रखिए। तो इस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर देश के सामने सभी तथ्यों को लेकर के सभी जो है वो डाटा के साथ में प्रेजेंट किया गया संसद में और जहां जहां पर भी विपक्षी दलों को या आम जनता को जो दिमाग में क्वेरी थी कि उनके पाकिस्तान के कितने फाइटर प्लेट हमने मार गिराए या हमारे जो रक्षात्मक उपकरण थे कितने काम किए, ये सब चीजें जो है बड़ी अच्छी तरह से क्लैरिफाई की गई और ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आई कि भारत की सेनाओं के पराक्रम के बारे में कहीं पर भी कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी, ये आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं पराशर जी, जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है बखूबी, पर इसी बीच एक सवाल उठता है, ये मेरा सवाल नहीं है, संसद में जिस तरीके से बहस चली इतने समय, उसी से मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या वाकई में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सरकार की गोपनीयता की जो बात चल रही है, चलती आ रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा की वाकई मजबूरी थी या फिर विपक्ष का कहीं ना कहीं आरोप सही है कि इसे राजनीतिक लाभ के लिए भी छुपाया गया है? ये मेरा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है और जनता का सवाल उठ के संसद में गया। मैडम बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पे जो चर्चा जिस हिसाब से जितने आवर्स हम लोगों ने 18 घंटे उसमें स्पेंड किए और मोर देन 70 से ज्यादा लोगों ने इस परिचर्चा में पार्टिसिपेट किया और हर एक आदमी का अपना अपना क्वेश्चन था और हर एक आदमी जानना चाहता था कि भारत की सेनाओं ने किस तरह से पराक्रम दिखाया, किस तरह से जो है वो पुराने समय में जब इंदिरा गांधी वाला जो इशू था कि इंदिरा गांधी जी ने जो है वो बांग्लादेश बनाया, उस वक्त सेनाएं मजबूत थी, आज सेनाएं मजबूत हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत बहुत डीप से पूछे गए। लेकिन इसके साथ साथ में ये जो जनता का सवाल या आप लोगों ने जो सवाल किया है कि अल्टीमेटली ये जानना तो जरूरी था, लेकिन इस तरह से जो मेन ऑब्जेक्टिव निकल करके आया कि क्या तीसरे देश ने मध्यस्थता की कि नहीं की। मैडम हमारा ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने उनको कितना नुकसान पहुंचाया, हमारी सेनाओं का क्या पराक्रम था, हमारे कितना नुकसान हुआ या नहीं हुआ, हमने अपनी सैन्य क्षमताओं को किस तरह से विश्व को प्रदर्शित किया। ये सब डिस्कशन का मैटर जो है वो ज्यादा अच्छा था जिस तरह से लोगों का जो क्वेरीज थी। लेकिन हमने तीसरे देश को मध्यस्थता या उसको जो वहां का नेता है वो झूठा है, इस तरह की बातों को उलझने की जगह पे अपने जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिकों का, हमारे मोराल का और जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमारे राजनीतिक दल जो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट करके विभिन्न देशों में अपने देश को रिप्रेजेंट किया, जिस हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये भी एक पहला कदम था। बहुत लंबे टाइम बाद में इस तरह का कोई कदम लिया, कदम देखने को मिला। आपको
आपसे इसी में सत्र में जिस तरीके से बात हुई, एक बहुत अहम मुद्दे पे बात हुई सर, आपने जरूर देखी होगी ये चीज कि ऑनलाइन गेमिंग पर भी बहस हुई है। तो आपसे जानना चाहूंगी, सत्र में ऑनलाइन गेमिंग के नियम पर भी गंभीर चर्चाएं जताई गई है। सरकार ने कहा है कि भाई लत, धोखाधड़ी और नाबालिगों की सुरक्षा को देखते हुए ये कड़ा कानून लाया जाएगा। तो मैं आपसे ये सर जानना चाहूंगी कि जो प्रस्तावित प्रावधान जो किए गए हैं उसमें क्या क्या प्रावधान है सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैडम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने जो डिस्कशन किया है कि इस वक्त ऑनलाइन गेमिंग जो है पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 80,000 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू करता है। और ये पिछले आप यूं कह लीजिए कि 2008, मतलब ज्यादा पुराना नहीं है कि 2008 में बहुत सी गेमिंग कंपनियां शुरू हुई और उन गेमिंग कंपनियों के चक्कर में हमारा जो युवा है आज की डेट में इतना फंस चुका है कि 45,000 करोड़ का जो है वो युवा इसके अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। मैडम, ऑनलाइन गेमिंग जो है वो देश के लिए एक मीठा जहर है। मतलब जहां पर आप यूं कह लीजिए कि आप बिना किसी मेहनत को किए हुए सिर्फ सट्टेबाजी से आप रातों रात अमीर बनना चाहते हो, और देश में इस तरह के जो गेमिंग के जो तरीके हैं या इस तरह के जो सिस्टम है वो घुन की तरह से लग रहे थे। सरकार ने बड़ा समय उचित रहते हुए ये इस तरह का जो इन्होंने जो रूल बनाया कि ऑनलाइन गेमिंग को पूरा बंद किया जाना चाहिए। मैडम, आप ये देखिए कि आईपीएल की टीम को स्पॉन्सर करने वाली ड्रीम 11 जो इतना बड़ा कारोबार करती थी 24,000 करोड़ के करीब, उन लोगों पे भी इस वक्त जो है वो अपने बंद करने की या अपने कन्वेंशनल जो उनके पुराने बिजनेस है उनकी तरफ जाने के लिए उनको मुंह करना पड़ा, क्योंकि सरकार ये प्रतिज्ञा करती है और ये दृढ़ है कि इस तरह के गुण से देश के युवाओं को, खासकर जो देश की नई पीढ़ी बिना बैठे बिना काम किए हुए जो पैसा कमाने की या पैसा गंवाने की जो उन लोगों को लत लग जाएगी, आगे बहुत नुकसान करेगी। तो इस सरकार का इवन रेवेन्यू आते हुए भी एक बहुत बड़ा फैसला था कि इस तरह के गेमिंग को बंद किया जाए, इस गेमिंग के प्रचार को बंद किया जाए जहां पर पैसे लगते हैं, जहां पर युवा। आप ये देखिए कि इस वक्त जो आईपीएल होता था उसमें टीम जो ड्रीम 11 है वो इंडियन टीम को स्पॉन्सर करती है। बिल्कुल देखा जाता है सर, बिल्कुल सही कहा आपने, कितना बड़ा पैसा इसके अंदर लगता था। और मैं ये कहता हूं मैडम, बहुत सी बार अगर आप अपनी युवा पीढ़ी को आने वाले समय से जो होने वाली जो बीमारियों हैं, ये भी एक बीमारी है, उससे अगर आप बचाते हैं और इसके लिए एक सख्त कानून लाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं इस सेशन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा कि ये इस सेशन में इस तरह का बिल जो है वो पास हुआ है और आने वाले समय में इस तरह के बैन अगर और भी, क्योंकि कभी भी ये जुआ और सट्टा जो रुकते नहीं है, इनके प्ररूप बदल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। सरकार की तरफ से अगर निश्चय किया गया है कि इस तरह के चीजों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो समय समय पर इस तरह की बातों को ध्यान रखा जाएगा। और जो युवा पीढ़ी इस चंगुल में फंस रही थी उससे भी, क्योंकि अब इन्होंने जो है वो 2 साल की सजा और लाखों रुपए का जो है 50,000 का जुर्माना जो है वो गेमिंग प्रवृत्ति को बढ़ावा देने इस तरह पे लगाया है। तो मैं ये कहता हूं कि ये स्टेप अप होता जाता है कि जैसे जैसे आप अगर रिपीट करते हो तो ये बढ़ता जाएगा। तो लोग इस मारे जो है, इस डर के मारे इस तरह की चीजों को जो है छोड़ेंगे। क्योंकि किसी ने कंपैरिजन किया था कि अगर कोई युवा इतना सा पैसा टर्म प्लान पे लगाता है तो कितने सालों बाद में वो करोड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर हर युवा जो इसमें खेल रहा है 5 से 10 हजार हर महीने इसमें लॉस करता है। बिल्कुल आपने सही आपने डिस्क्राइब किया। कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य का ये सवाल है, उसके मद्देनजर इस तरह का जो सख्त फैसला है वो लिया गया है। ये कहीं ना कहीं हितकारी साबित होने वाला है। शुरुआत में संजीव जी आपने जिक्र किया था, शुरुआती तौर में ही आपने जिक्र किया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बारे में आपने सर बात की थी। तो वास्तव में आपसे अगर हम बात करना चाहें, जानना चाहें आपका जो व्यक्तिगत मत है, व्यक्तिगत कारणों से ही वाकई में उन्होंने इस्तीफा लिया था या लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बढ़ते राजनीतिक दबाव की ओर कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है संकेत करता है? मैडम, आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसके बारे में तो जगदीप धनखड़ साहब खुद भी कहते हैं कि मैं अपने जो है स्वस्थ कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहा हूं, पर ऐसा लगता नहीं है। मैंने एक प्रोग्राम अचानक से सर, अचानक से कहा था कि कोई आई एम सेइंग कि अचानक से सर, बिल्कुल जैसे आपने खुद ने कहा शुरू में, बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ। हाँ। कि जिस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां से जहां से अल्टीमेटली ये क्या था मैडम, आप ये देखिए कि 21 तारीख को जो है वो शुरू हुआ लोकसभा का, राज्यसभा और लोकसभा का सेशन, और 23 तारीख को धनखड़ साहब राजस्थान की इवन दो चलते हुए प्रोग्राम में, चलते हुए संसद में राजस्थान के लिए उनका किसी डेवलपर का, बिल्डर्स का कोई जयपुर में प्रोग्राम था, उसको पार्टिसिपेट करने आने वाले थे। और वो पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने जो है चेन्नई यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में कहा कि मैं 2027 से पहले कहीं जाने वाला नहीं हूं। तो अगर आप उनके स्वास्थ्य के बारे में जिस हिसाब से जो है उन्होंने ये रीजन दिया कि मैं स्वस्थ नहीं हूं, और मुझे ऐसा लगता है मैडम कि जब ये सत्र शुरू हुआ था उसमें जस्टिस वर्मा के महाअभियोग जो
बेसिकली एक क्वेश्चन ऐसा था कि जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाया जाएगा और इसके लिए कहां से राज्यसभा से या लोकसभा से पहले प्रस्ताव आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं राजनीतिक पार्टियां जो है वो इस जो उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के लिए कहीं ना कहीं आप जो कह सकते हो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक पार्टियों का प्रेशर जरूर रहा, क्योंकि आदमी जब वो कहता है कि 27 साल वो 27 में रिटायर होगा, वो अगले ही दिन राजस्थान के किसी प्रोग्राम में जाना चाहता है, 4 बजे तक वो मीटिंग लेता है, तो ये बात समझ नहीं आती है। और अभी भी बहुत सी लोग जो है वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है उपराष्ट्रपति साहब जो है वो कहाँ हैं, उनकी कोई खोज खबर नहीं ले रहा है, उनको कोई विदाई पार्टी नहीं दी। मैडम, इस तरह से अगर कोई राजनीतिक मतभेदों के बाद में कोई इस तरह से इस्तीफा होता है डेफिनेटली, तो उसमें आपकी जो रिटायरमेंट कह लीजिए या जो आपका छोड़ने का कह लीजिए, उसमें बहुत सी चीजें आपस में जो है वो अड़चन करती हैं। और इसमें ऐसा ही दिख रहा है कि आज तक जगदीप धनखड़ साहब ने वो प्रेसिडेंट का जो है बंगला भी खाली नहीं किया है। 8 सितंबर को नए प्रेसिडेंट आने के बाद में उस पर वो क्या जो है डिसीजन लेंगे या उससे पहले लेंगे, ये अभी तक भी जो है वो क्लियर नहीं है। ये तो जगदीप धनखड़ जी ही एक तरह से कह सकते हैं कि सही जो वजह है वो जानते हैं, या पार्टी की अंदरूनी बातें जिस तरीके से आपने कहा है बिल्कुल सही है। जो आज का हमारा खास मुद्दा था, आपने जिस तरीके से आज के हमारे खास मुद्दे जिसपे हम बात कर रहे थे मॉनसून सत्र 2025 के बारे में, आपने बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्रकाश डाला है। संजीव पराशर जी, एक पॉइंट और रह गया जी, इसके बारे में मैं ये कह रहा था कि संविधान का 130वां संशोधन जी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे बात यस हाँ जारी रखिए सर, मैं उसी सवाल पे आ रही थी, आखिरी सवाल पे प्लीज जारी रखिए। तो जिस तरह से मैडम जो संविधान के 130वें संशोधन के बारे में बातचीत चल रही थी, उस संशोधन के बारे में मैडम लास्ट में जो जिस हिसाब से संसद में जो प्रारूप था, जिस हिसाब से संसद में बाकी सदस्यों का विरोध था, वो थोड़ा सा मैडम जो है वो आश्चर्यजनक था। उसका आश्चर्यजनक होने का कारण ये था कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि 1 महीने की सजा होने पर वो आदमी जो है जो भी चाहे वो स्टेट से है, चाहे वो जो सेंटर से मिनिस्टर हो सकता है, और इवन जो है वो सीएम और पीएम तक भी उसमें शामिल हो सकते हैं, उनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी और अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो उनको वापस उस गद्दी पे बैठाया जा सकता है। ये इस तरह का तो एक नया रूल लाने की बात चल रही थी, जो लोकसभा में एक विधेयक लाने की बात चल रही थी, उस पर बहुत जबरदस्त बहस होने के लिए संभावना थी, लेकिन 3-4 प्रेजेंटेशन के बाद में इस बहस को अवसीद्दीन साहब ने कहा, उसके अलावा मनीष तिवारी जी ने कहा, लेकिन 3-4 के बाद में इसको जो है वो उनको पन्नों को फाड़ करके जो है गृह मंत्री पे फेंका गया। किस तरह का माहौल देखने को मिला। तो मैडम ये एक आने वाले समय में जिस हिसाब से इस विषय को, बड़ा सेंसिटिव विषय है, एक संसदीय समिति को सौंप दिया गया जिसमें 21 जो है वो लोकसभा से और जो है वो 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, वो डिसाइड करेंगे संसदीय समिति कि इस विधेयक को किस तरह से लाया जा सके। लेकिन ये विधेयक क्यों लाया जाए, इवन दो भारतीय संविधान में ये भी है कि 2 साल से ऊपर किसी को कैद होती है तो वो अपने पद से जो है वो अगले चुनाव 5 साल तक या 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। ये ऑलरेडी कानून है, तो इस तरह का कानून क्यों लाया जाए, इसमें भी बहुत बड़ी जो है वो बहस शुरू हो गई है। लेकिन मैडम मैं एक चीज कहूंगा कि अल्टीमेटली अभी जब संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया तो वहां पर उनको ये नहीं पता था कि किस तरह की और प्रॉब्लम्स जो है हिंदुस्तान के लेटर टाइम में आ सकती हैं। जैसे केजरीवाल साहब या सत्येंद्र जैन सर, इन दोनों को जो है वो जब जेल में रखा गया तो इन्होंने जेल से 173 दिन के करीब सरकार चलाई, और जब ये जेल से बाहर आए तो इन्होंने जो है वो रेजिग्नेशन दिया। लेकिन उस 173 या 174 दिन में मैडम दिल्ली की जनता को कोई भी जो उनके काम रुके हुए थे वो काम नहीं हो पाए, क्योंकि न्यायालय का आदेश था कि आप जो है वो जेल से कोई भी आदेश नहीं दे सकते। जी बिल्कुल याद है। इस चीज में ये कहना चाहूंगा कि अल्टीमेटली जनता ही सफर होती है। कहीं पर भी चले जाइए, जनता ही अल्टीमेटली, आपने सही बोला, जिस तरीके से सफर होती है। सर आखिरी कुछ सवालों में आपसे मैं चाहूंगी कि आप ये जारी रखें, आप क्या बात कह रहे थे, इस बात को प्लीज कंप्लीट कीजिए। मैं यही कह रहा था मैडम कि इस तरह से अगर आप सरकार जेल से चला रहे हैं और चला भी नहीं सकते तो क्या किया जाए, क्योंकि इस तरह की कोई रूलिंग अभी तक क्लियर नहीं थी। अगर इस तरह की बात को ध्यान में रखते हुए एक विधेयक लाया जा रहा है तो इस पे आप डिबेट कीजिए, आप इस पे जो है वो और क्लैरिटी लीजिए। आप इसको एकदम इतना विरोध करेंगे कि आप पन्नों को फाड़ देंगे तो ये एक संसदीय परंपराओं का निर्वहन किसी भी दल द्वारा नहीं लगता।
अब जहां तक आपने ये कहा कि इस तरीके से जो है वो सरकार विरोधी दलों को दबाना चाहती है कि आप 1 महीने की, क्योंकि ऐसा भी देखा गया मैडम कि जितनी भी सीबीआई और ईडी है, जितने भी लोगों को गिरफ्तार करती, इवन सत्येंद्र जैन जी को जो दिल्ली में थे, ईडीआई से कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं बना और वो बहाल हो गए। तो आप देखिए कि 2 साल की जेल के बाद में भी वो बहाल हो जाते हैं, लेकिन अगर उनको ये जो उनकी सीट गई, जो उनका मंत्री पद गया, उसके बाद कोई वो सफर रहे, तो वो जो विपक्षी दल है उनका ये कहना है कि 1 महीने की जेल तो सरकार जो है किसी भी, क्योंकि जो ईडी के कानून है, ईडी के जो कानून है उसमें आप एक अनबेलेबल जो है वो आप जेल करा सकते हैं। तो 1 महीने की जेल के बाद अगर पद छोड़ना पड़ेगा, जो सरकार किसी भी अपनी भावना से, जो विदेश की भावना से भी ऐसा कर सकती है, तो विपक्षी सरकारों को इस पे जो है वो एक क्वेश्चन मार्क एक्शन लेना चाहिए सर। ये बहुत ही, ये जिस तरीके से आपने बोला, सही कहा आपने कि बहुत ही लंबा चर्चा का विषय है, और आपकी जो भी आपके पॉइंट्स थे हमारे जनता की बहुत आज काम आने वाले हैं। काफी लंबी बहस हुई है, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी संसद की, जिस प्रकार से संजीव पराशर जी ने आज अपने मत रखे हैं, जो इतनी लंबी बहस का एक सार आपको उन्होंने आज की चर्चा में बताया। संजीव जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आज की चर्चा के लिए। इंपॉर्टेंट और है, मैं लास्ट में कवर करता हूँ, समअप करता हूँ मैडम। इस चर्चा के बीच में उमेश पटेल जो दमन और दीप से जो है वो संसद है, उन्होंने टैक्स पेयर के पैसे से जो संसद चलती है, अगर वो अपना काम निष्पादन नहीं करती है, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की है कि साहब इसका पैसे की भुगताई जो संसद में करोड़ों रुपया, क्योंकि यो मान करके चलिए कि 1 मिनट में 2.5 करोड़ रुपया लग जाता है, और एक पूरे दिन में अगर आप मानिए कि दिन की कार्रवाई करें तो आपको 1.5 करोड़ रुपए के करीब खर्चा आता है। तो आप इतने खर्चे के बाद में 1 मिनट का 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है मैडम। तो उन्होंने कहा कि ये जितना खर्चा 100 करोड़ से भी ऊपर का आया, इस 100 करोड़ से ऊपर से अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो इनसे जो संसद है, इनसे इनकी रिकवरी की जाए, क्योंकि इन्होंने जो है वो टैक्स पेयर के पैसे को फिजूल किया। इसने जो पटेल साहब, उमेश पटेल हैं, जो निर्दलीय विधायक है दमन और दीप के, उन्होंने एक नई चर्चा को, सार्थक चर्चा को जन्म दिया है मैडम। ये मेरी लास्ट में पॉइंट ये थी कि इस सारे मानसून सत्र में जिस हिसाब से आपने कहा, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोग जब इतना उम्मीद लगा करके रखते हैं संसद पे, जब हम लोग इतनी चीजें उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो जी। कुछ मर्यादा होनी चाहिए कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और फिलहाल आज की चर्चा में हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और हम फिर किसी चर्चा में आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। तो दर्शकों को कहना चाहेंगे कि मानसून सत्र 2025 ने कई सवालों को खड़े कर दिए हैं, हमारे सामने छोड़ भी दिए हैं, जिनका बखूबी जवाब आज के हमारे खास गेस्ट संजीव पराशर जी ने हमको दिया है। तो सवाल ये था कि क्या जो एसआईआर बिल सुरक्षा की ढाल बनेगा या निजात पर वार होगा? क्या ऑनलाइन गेमिंग कानून युवाओं की सुरक्षा करेगा या स्टार्टअप पर बोझ बन जाएगा? साथ ही क्या ऑपरेशन सिंदूर की गोपनीयता वाकई जरूरी थी या सत्ता का फायदा था? क्या उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा व्यक्तिगत था या लोकतांत्रिक दबाव की निशानी थी? जवाब आने वाले वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि इस मानसून सत्र ने भारतीय राजनीति को और गरमा दिया है। फिलहाल आज की चर्चा में खास अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।